हेलो स्टूडेंट्स, सबको गुड मॉर्निंग। और अपने जो ग्रंथियों वाला टॉपिक चल रहा है उसको आगे आज कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं। अगली जो ग्रंथि है अपनी वो कौन सी है? लीवर या यकृत ग्रंथि। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पीडीएफ और नोट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, और वो स्टूडेंट जो और भी जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपना रहेगा यकृत, जो एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है, एक्सटर्नल ग्लैंड है। और इसके बारे में बात करेंगे कि ये कौन कौन से बॉडी के अंदर इफेक्टिव काम करती हैं। आखिरी ये सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है किसको? यकृत या लीवर को। तो बात करते हैं यकृत या लीवर जो है वो बॉडी के अंदर क्या क्या काम करता है, क्या इसका क्राइटेरिया रहता है बॉडी में। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में रखना है कि यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। यकृत क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, उसके बाद में क्या ध्यान में रखना है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो ये होगी, और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, जिसको अपने पिट्यूटरी ग्लैंड या बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। तो सबसे छोटी ग्रंथि मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने पीयूष ग्रंथि आपको पढ़ा दी है। उसके बाद में पूछा जाता है शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है किसको? अग्नाशय ग्रंथि को, जिसको अपने क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दूसरी तो सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। क्या बोलते हैं इसको? अग्नाशय ग्रंथि, या इसको क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज बोलते हैं। क्लियर हो गया? मैंने अग्नाशय ग्रंथि नेक्स्ट जो पिछली क्लास रही थी उसके अंदर आपको पढ़ा दिया है अग्नाशय के बारे में पूरा, कि यह अग्नाशय जो है वो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली कौन सी आ जाएगी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत। उसके बाद में ध्यान रखोगे कि यकृत जो है वो शरीर का सबसे भारी अंग है। शरीर का सबसे भारी अंग, शरीर का सबसे भारी अंग या भारी ऑर्गन बोल सकते हो, कौन सा है? यकृत है। भारी अंग है तो सर इसका वेट कितना होता है? इसका वेट वयस्क मनुष्य की अगर बात करें तो कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। वयस्क मनुष्य के अंदर यकृत का वजन जो होता है वो कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। उसके बाद में एग्जामिनर इसके कॉमन क्वेश्चन उठा लेता है, क्योंकि कई बार इसको अपने देखते हैं आम भाषा के अंदर वर्ड यूज करते हैं कि जिगर। एक तो जिगर वर्ड यूज करते हैं, दूसरा वर्ड क्या यूज करते हैं कि कलेजा। जिगर हो गया, कलेजा हो गया, इस प्रकार के अपने जो है वो वर्ड यूज करते हैं। तो अपने को इनका मतलब पता नहीं होता कि वास्तव में हार्ट को जिगर बोला जाता है या फिर जो कलेजा बोलते हैं वो किसको बोलते हैं। तो इसके बारे में आप विशेष तौर पे ध्यान रखोगे कि यकृत को ही क्या बोला जाता है? यकृत के ही अन्य नाम है। यकृत के ही अन्य नाम क्या है? एक तो यकृत को बोला जाता है क्या? जिगर बोला जाता है। यकृत को क्या बोलते हैं? जिगर बोलते हैं। और यकृत को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कलेजा। कलेजा बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? कलेजा। यकृत को जिगर, कलेजा, और इसी को अपने लीवर बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, ये सबसे बड़ा ऑर्गन है, इसके बारे में विशेष तौर पे आप क्या करोगे? ध्यान रखोगे। होगी बात। यकृत की विशेष बातों में से ये मेन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसको ध्यान में रखना है। क्या सबसे बड़ी ग्रंथि है? ओके सर। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है। ठीक है सर। उसके बाद में भारी अंग बोला जाता है, और वयस्क मनुष्य के अंदर अगर बात करें इसकी वेट की तो कितना हो जाता है? 1.5 से 2 किलोग्राम रह जाता है। उसके बाद में इसके जो कॉमन नाम से इसको पुकारा जाता है वो कौन सा है? इसको जिगर बोलते हैं, इसी को कलेजा बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। बात करते हैं यकृत के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं जो है वो कौन सी कोशिकाएं होती है, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है। तो यकृत के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है उनको बोलते हैं हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल बोल देंगे, या हेपेटोसाइट बोल देंगे, या क्या बोल देंगे? हेपेटोसाइट कोशिका। हेपेटोसाइट या हेपेटिक सेल एक ही बात है। यानी यकृत किन कोशिकाओं से मिलकर बनता है? यकृत बनता है हेपेटोसाइट कोशिका या हेपेटिक सेल से मिलकर बनता है। क्लियर हो गया? हेपेटोसाइट मतलब, साइट का मतलब क्या हो गया? कोशिकाएं। यानी यकृत के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती है वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं? हेपेटोसाइट कोशिकाएं होती है। होगी सर बात? हेपेटोसाइट कोशिकाओं के अंदर एक विशेष प्रकार की क्षमताएं पाई जाती है। हेपेटोसाइट कोशिका में विशेष प्रकार की क्षमता पाई जाती है। क्या क्षमता पाई जाती है? कि अपने बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, उन सभी ऑर्गन में से एक यकृत ही ऐसा ऑर्गन है जिसकी कोशिकाओं में मतलब रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। रीजनरेशन का मतलब समझते हो? मान लो
छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो अगर यकृत के अंदर 10 ही कोशिकाएं हैं और 10 कोशिकाओं में से मान लो 5 कोशिकाएं या 6 कोशिकाएं नष्ट होगी, तो बाकी जो पीछे 4 कोशिकाएं बचती हैं वो 4 कोशिकाएं क्या कर सकती है, वापस 10 कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। यानी रीजनरेट होने की, या मान लो कोई कोशिका पूरी तरह से डैमेज नहीं हुई है, थोड़ी डैमेज हुई है, तो यकृत की कोशिकाएं जो होती है वो वापस रीजनरेट हो जाती हैं, वापस बन जाती है। इसको बोलते हैं पुनरुद्भवन। इसको क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन बोलते हैं। पुनरुद्भवन, उद्भवन, पुनरुद्भवन या रीजनरेशन बोलते हैं। रीजनरेशन का मतलब ही क्या हो गया, वापस जनरेट हो जाती है। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसकी कोशिकाएं रीजनरेट हो जाती है, यानी रीजनरेट होने का मतलब क्या है, वापस बन जाती है। तो अपनी बॉडी के अंदर एक ही एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसका नाम क्या है, यकृत। और यकृत की कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट या हेपेटिक कोशिकाएं। यकृत की कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट या हेपेटिक कोशिकाएं। और इनमें उच्च पुनरुद्भवन की क्षमताएं पाई जाती है, रीजनरेट होने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। हो गया क्लियर। बात करते हैं यकृत के आगे वाले पॉइंट की, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बात करते हैं यकृत जो है और कौन कौन सी महत्वपूर्ण काम करता है बॉडी के अंदर, क्या क्या भूमिकाएं रहती है यकृत की, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक और विशेष तौर पे बात ध्यान रख लेना, इसके बारे में क्या ध्यान रखोगे कि, हाँ ले लिया स्क्रीनशॉट, तो बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में क्या ध्यान में रखोगे कि यकृत जो होता है ये कितने लोब से मिलकर बनता है। लोब समझते हो आप, लोब का मतलब क्या हुआ, लोब का मतलब ये होता है, जैसे मान लो अपने ब्रेन के अंदर क्या पाए जाते हैं, 2 लोब पाए जाते हैं। इस प्रकार से अपने ब्रेन के अंदर 2 लोब पाए जाते हैं। दोनों लोब आपस में जुड़ के क्या करते हैं, पूरा ब्रेन बनाते हैं, जिसको हेमिस्फीयर लोब या जो भी बोलते हैं, ठीक है, वो मैं ब्रेन के अंदर पढ़ा देंगे। उसके बाद में इस यकृत से क्वेश्चन आता है कि यकृत जो होता है वो कितने लोब से मिलकर बनता है। तो आपने कभी यकृत का डायग्राम देखा हो, तो यकृत का डायग्राम इस प्रकार से होता है, थोड़ा सा त्रिभुजा आकार का डायग्राम होता है यकृत का, इस प्रकार का डायग्राम होता है। और इस प्रकार से एक बीच में से एक पट्टी जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक है, जो क्या करती है, इन यकृत को 2 भागों में डिवाइड करती है। यानी यकृत के अंदर कितने लोब पाए जाते हैं, तो यकृत के अंदर लोब की संख्या होती है 2। लोब की संख्या बराबर कितनी होती है, 2। यानी यकृत कितने लोब से मिलकर बनता है, 2 लोब से मिलकर बनता है। छोटा और बड़े का ध्यान रखोगे, राइट और लेफ्ट का ध्यान रखोगे, तो राइट वाला क्या हो जाएगा, छोटा, और लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन उठा लेता है एग्जामिनर। क्या क्वेश्चन उठाता है कि यकृत जो होता है वो कितने लोब से मिलकर बनता है, तो यकृत के अंदर पाए जाने वाले लोब की संख्या कितनी है, 2। यानी 2 जुड़े हैं तब जाके एक क्या बना है, यकृत बना है। 2 पिंड जुड़े हैं मतलब, ठीक है, लोब मतलब पिंड, 2 पिंड जुड़े हैं तो क्या बना है, यकृत बना है। उसके बाद में यकृत का रंग पूछ लेता है कि यकृत का रंग कैसा है। यकृत का रंग भी कई बार एग्जामिनर उठा लेता है, तो ये होता है धूसर रंग का। ये कैसा होता है, धूसर, इसको बोलते हैं धूसर, धूसर रंग। धूसर रंग कैसा होता है, धूसर रंग किसे होता है, दूसरा रंग मतलब जैसे मिट्टी के जो बर्तन आते थे, अभी तो लोग लाने बंद कर चुके हैं, जिसको अपने मटका बोलते हैं भाषा के अंदर, मटका। अरे ईंट का जो रंग होता है, मिट्टी को जलाने या पकाने के बाद में जो रंग बनता है रेड, थोड़ा सा रेड कलर का, उसको क्या बोलते हैं, धूसर। जैसे ईंट का रंग जो होता है, ईंट जो होती है, हाँ उसका रंग कैसा होता है, धूसर रंग होता है। मटके जो लेके आते हैं, ठीक है, मिट्टी के मटके जिसमें पानी रखते हैं, वो क्या होते हैं, धूसर रंग के होते हैं। तो धूसर रंग जो है वो यकृत का होता है। कितने लोब से मिलकर बनता है, 2 लोब से मिलकर बनता है। इसकी कोशिकाएं कौन सी होती है, इसको हेपेटोसाइट कोशिका या हेपेटोसाइट कोशिका बोलते हैं, हेपेटिक सेल। इसकी कोशिकाओं के अंदर उच्च पुनरुद्भवन या पुनरुद्भवन बोल सकते हो, या आप क्या बोल सकते हो, रीजनरेट होने की जो है इसके अंदर क्षमताएं पाई जाती है, ठीक है। बात करते हैं आगे, इसकी बात करेंगे कि हाँ इसका ले लो स्क्रीनशॉट। आगे इसकी अपनी जो मेन इंपॉर्टेंट बात करनी है वो क्या बात करनी है, वो बात ये करनी है कि जो ट्रांसप्लांट करवाते हैं, क्या ट्रांसप्लांट करवाते हैं, यकृत यानी लीवर का ट्रांसप्लांट करवाते हैं। देखा होगा, सुना होगा कि भाई साहब उस बंदे ने क्या किया है, लीवर का ट्रांसप्लांट हुआ है, या उस बंदे ने क्या किया है, किसी को लीवर का दान किया है। तो लीवर का दान कैसे करते हैं, सबसे पहली बात यहाँ पे ये देखेंगे, यकृत के कामों के साथ साथ में ये देखेंगे, आज थोड़ा सा नया फैक्ट जानेंगे कि लीवर का दान जो करते हैं वो कैसे करते हैं। लीवर का दान करते हैं, अपने पास में लीवर कितनी है, 2 थोड़े ना, एक ही लीवर है। सभी मनुष्य के पास में एक ही लीवर होता है। और लीवर की जो कंडीशन है, स्थिति जो है वो लीवर की कहाँ मिलती है, लीवर की स्थिति पाई जाती है यहाँ पे जो उदर गुहा है, पसलियों के नीचे की जो उदर गुहा है, इसकी इस साइड में, इसकी इस साइड में, मतलब ये कौन सी साइड हो जाएगी, राइट साइड जो भी है, इस साइड के अंदर पाई जाती है। यानी अपना हृदय इस साइड में है, तो यकृत कौन सी साइड में हो जाएगा, इस साइड के अंदर हो जाएगा, उदर गुहा में। यानी पसलियों के जस्ट नीचे का जो भाग है, पसलियों के जस्ट नीचे का भाग क्या कहलाता है, वहाँ पे जो अंग होता है वो कौन सा होता है, लीवर होता है। और लीवर किसके पास में होता है, डायफ्राम के पास में होता है। कई बार एग्जामिनर क्या पूछ लेता है, स्थिति भी पूछ लेता है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लीवर की स्थिति जो क्या रहती है, लीवर की स्थिति क्या रहती है, लीवर की स्थिति जो है वो क्या रहती है,
या स्थिति आप लिख लेना, स्थिति कैसी रहती है। तो लीवर की स्थिति कैसी रहती है? लीवर की लोकेशन रहती है डायफ्राम, डायफ्राम, डायफ्राम के पास। ऐसा क्वेश्चन भी देता है डायफ्राम के पास, या क्या लिख सकते हो आप, फेफड़ों के पास लिख सकते हो, क्योंकि फेफड़ों के जस्ट साइड में होता है, या फेफड़ों के पास, दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। या क्या हो सकता है, फेफड़ों, 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 फेफड़ों के पास, फेफड़ों के पास, या क्या हो सकता है, डायफ्राम के पास। ठीक है, ये लीवर की क्या रहेगी, स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं कि जो ट्रांसप्लांट करवाते हैं, लीवर का ट्रांसप्लांट करते हैं या लीवर दान करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर लीवर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, एक होती है। यानी हर एक व्यक्ति के पास में एक लीवर है, तो वो दान कैसे करेगा। अब दान करने का मतलब ये नहीं है कि वो अपना लीवर निकाल के दूसरे को दे देगा। अब मान लो अपना लीवर निकाल के रोगी मनुष्य को दे दिया, तो खुद कैसा हो जाएगा, खुद रोगी हो जाएगा। अरे भाई, खुद लीवर के बगैर काम चला सकता है क्या? क्योंकि बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है। अगर अपनी लीवर को निकाल दिया जाए तो जिंदा रहना संभव है क्या? नहीं संभव है, क्योंकि काम ही नहीं चलेगा। अब मान लो कोई रोगी व्यक्ति है, उसको लीवर की आवश्यकता है, ठीक है, और एक स्वस्थ व्यक्ति है जो लीवर देना चाहता है, तो क्या करेगा डॉक्टर साहब? क्या उसके पूरे को लीवर को निकाल के उसको दान कर देगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लीवर ट्रांसप्लांट या लीवर दान के अंदर ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं, ये अपने पास में कितने लीवर है, 2 लीवर है अपने पास में। कितने लीवर हो गए, 2 लीवर। ए वाला जो है वो स्वस्थ है, और बी वाला जो है वो कैसा है, बी वाला जो है वो रोगी है। ये तो कैसा हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, या ये रोगी नहीं है। ठीक है, ये सही है, और ये क्या है, रोगी है। उसके बाद में रोगी व्यक्ति जो है, इसका लीवर मान लो ये इस प्रकार से क्या हो रखा है, डैमेज हो रखा है। रोगी व्यक्ति का लीवर कैसे हो रखा है, डैमेज हो रखा है, खराब हो रखा है। अब स्वस्थ वाले क्या करेंगे, पूरा लीवर नहीं उठाते, स्वस्थ वाले का पूरा लीवर नहीं उठाते, तो क्या करते हैं, इसकी कोशिकाओं का दान किया जाता है। किसका दान किया जाता है, इसकी कोशिकाओं का दान करते हैं। कोशिकाओं का दान कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि यकृत के अंदर रीजनरेट होने की क्षमता, यानी हेपेटोसाइट कोशिका के अंदर रीजनरेट होने की क्षमता जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब इसकी कोशिका रीजनरेट हो सकती है, तो मान लो इसमें से कोशिकाओं के समूह को उठाया, जो भी 10, 12, 50, 16 जो भी कोशिकाएं हैं, इस कोशिकाओं को उठाया और इन कोशिकाओं को किसमें डाल देते हैं, दूसरे रोगी वाले व्यक्ति के शरीर के लीवर के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अब उसमें डालने के बाद में लीवर की कोशिकाओं में क्षमता है, तो वो कोशिकाएं क्या करेगी, वहाँ पे जाके विभाजन करेगी, और क्या करेगी, मात्र 10 से 12 दिन के अंदर, थोड़ा बहुत रेशियो ऊपर नीचे हो सकता है, 10-12 दिन के अंदर क्या हो जाएगी, ये वापस रीजनरेट हो जाएगी। 10-12 दिन के अंदर ये क्या हो जाएगी, वापस रीजनरेट हो जाएगी। यानी नए जिस व्यक्ति ने दान किया है, किसको, रोगी को, अब रोगी व्यक्ति के शरीर के अंदर क्या चला जाएगा, रोगी व्यक्ति के अंदर शरीर के अंदर कोशिकाएं चली जाएगी उसकी लीवर की, और वो कोशिकाएं वहाँ जाके क्या करेगी, विभाजन करेगी, और दूसरे रोगी व्यक्ति के शरीर के अंदर जो लीवर है, जो ग्रसित हो रखा है, डैमेज हो रखा है, उसको तैयार कर देगी। उसको क्या कर देगी, तैयार कर देगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इस प्रकार से क्या किया जाता है, लीवर का ट्रांसप्लांट किया जाता है। लीवर जो है उसकी कोशिकाओं को दान किया जाता है, न कि लीवर का दान किया जाता है। तो एक बार इसका ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट। उसके बाद हम बात करते हैं लीवर के आगे कौन कौन से काम हैं। अब लिखेंगे लीवर के काम कौन कौन से हैं, ठीक है, जो काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो रफ कर रहा हूँ मैं इसको। हाँ, लीवर के काम देखते हैं कि लीवर के काम जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहला काम लीवर का क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहला काम ध्यान में रखना है, पित्त रस का निर्माण करना। पित्त रस का निर्माण करता है। इसके बहुत सारे काम हैं, ठीक है। अपने आज वही काम पढ़ेंगे जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब पित्त रस का निर्माण करता है, कैसे करता है सर पित्त रस का निर्माण? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछता है कि पित्त रस का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो पित्त रस का निर्माण किया जाता है यकृत के द्वारा। पित्त रस का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा। आपने देखा होगा यकृत की आकृति के पास में, जैसे मान लो मैंने ये क्या बनाया, लीवर बनाया। इस लीवर के पास में इस प्रकार से पट्टी जैसी संरचना है और इस प्रकार से एक थैली जुड़ी रहती है। आपने देखा होगा लीवर के पास में इस प्रकार से पाइप जा रही है और इस प्रकार से थैली जुड़ी रहती है। इसको बोलते हैं पित्ताशय। इसको क्या बोलते हैं? पित्ताशय। पित्ताशय, ठीक है, पित्ताशय, या इसको क्या, हाँ पित्ताशय बोलते हैं। उसके बाद में पूछा जाता है कि बाइल जूस, पित्तरस को क्या बोलते हैं? बाइल जूस बोलते हैं, बाइल जूस। अब पित्ताशय रस का निर्माण या पित्त रस का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो पित्त रस का निर्माण करता है यकृत। पित्त रस का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। जबकि स्टोर कहाँ पे होता है? जबकि इसका भंडारण कहाँ पे होता है? जबकि भंडारण या स्टोर या संग्रहण या भंडारण इसका होता है कहाँ पे? पित्ताशय में। कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, गांठ बांध के याद रखनी है आपको कि पित्त रस का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? पित्त रस का निर्माण किया जाता है यकृत के द्वारा। जबकि पित्त रस का स्टोर कहाँ पे होता है? तो पित्त रस का स्टोर होता है पित्ताशय के अंदर।
पित्ताशय ओनली फॉर क्या करता है, स्टोर का काम करता है, संग्रहण करने का काम करता है, भंडारण का काम करता है। जबकि बनाता कौन है, अरे बनाता तो यकृत है, ठीक है। स्टोर कौन करता है, पित्ताशय करता है। तो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि पित्तरस का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो स्टूडेंट भाग के क्या करते हैं, पित्ताशय करते हैं, क्योंकि पित्तरस से संबंधित होगा। पित्ताशय सिर्फ क्या करता है, स्टोर करता है, किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करता। उसके बाद में पित्तरस की और बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। पित्तरस के लिए और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है पित्तरस का रंग पूछ लेता है। पित्तरस का रंग कैसा है, पित्तरस का रंग साफ होता है, कैसा, ग्रीन, यानी बोले तो हरा रंग होता है। पित्तरस का रंग कैसा होता है, ग्रीन या हरा होता है। अब हरा रंग का कारण पूछ लेता है। हरा रंग होता है तो एग्जामिनर क्या पूछ लेता है कि पित्तरस हरे रंग का है, क्यों। और अपने को पता है जितने भी कलर हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, पिगमेंट्स यानी वर्णकों पर डिपेंड करते हैं। आज मान लो अपने कोई भी ह्यूमन की बात कर लें, ठीक है, किसी का ब्लैक रंग है, किसी का वाइट रंग है, तो ब्लैक रंग पिगमेंट मेलेनिन वर्णक पाया जाता है। अगर मैं बात करूं प्लांट्स के अंदर जो हरे रंग के पादप हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर जो हरे रंग जो पादप हैं उनके अंदर क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, ठीक है। अपनी आंख के अंदर रोड्स और सेल्स कोशिकाएं हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से कईयों की आंखें भूरी होती है, कईयों की ब्लैक होती है, कईयों को नीली होती है। तो जितने भी कलर आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, पिगमेंट्स की वजह से आ रहे हैं। किसकी वजह से आ रहे हैं, पिगमेंट। पिगमेंट क्या है, बात करते हैं पित्ताशय रस, रंग कैसा, हरा यानी ग्रीन। और हरा रंग जो किस पिगमेंट के कारण आता है, वो आता है बिलुवर्डिन के कारण। किसके कारण आता है, बिलुवर्डिन, इसको बोलते हैं बिलुवर्डिन वर्णक है ये क्या है, बिलुवर्डिन एक वर्णक है। बिलुवर्डिन क्या है, एक वर्णक है। अब बिलुवर्डिन कैसे आया सर, बिलुवर्डिन कहाँ पे बना। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ब्लड पढ़ाया है, मैंने आपको रक्त पढ़ाया है, और रक्त के अंदर मैंने आपको बताया होगा कि रक्त के अंदर आरबीसी पाई जाती है, कोशिका, और आरबीसी के अंदर क्या पाई जाती है, हीमोग्लोबिन पाई जाती है, जिसको अपने एचबी से प्रेजेंट करते हैं। अब हीमोग्लोबिन, जब आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, अपने को पता है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का। जब आरबीसी का जीवन काल 120 दिन पूरा हो जाएगा, 120 दिन का जीवन काल पूरा होने के बाद में आरबीसी क्या हो जाएगी, मृत हो जाएगी। आरबीसी क्या हो जाएगी, आरबीसी हो जाएगी मृत। और मृत आरबीसी को कहाँ लेके जाया जाता है, प्लीहा के अंदर। प्लीहा के अंदर आरबीसी को कहाँ लेके जाएगा, प्लीहा के अंदर। प्लीहा क्या है, आरबीसी का स्टोरेज भी है, ब्लड बैंक भी है, और आरबीसी का क्या है, कब्रिस्तान भी है, ठीक है। जैसे कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान में क्या करते हैं, मुर्दों को जलाते हैं। अपने कब्रिस्तान में क्या करते हैं, मुर्दों को जलाते हैं जो मर गए हैं। लेकिन आरबीसी भी मर चुकी है, जीवन काल इसका 120 दिन होता है, और 120 दिन खत्म हो चुका है। तो अब आरबीसी कहाँ जाएगी, प्लीहा में जाएगी। प्लीहा क्या करेगा, आरबीसी को नष्ट करेगा, यानी आरबीसी का अपघटन करेगा। अब प्लीहा ने आरबीसी को नष्ट कर दिया, अपघटन कर दिया। अब नष्ट करने के बाद में, अपघटन करने के बाद में इसमें से क्या निकलता है, अपने को पता है आरबीसी के अंदर क्या निकलता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या भरा हुआ है, हीमोग्लोबिन, जिसको एचबी से प्रेजेंट करते हैं। अब इस हीमोग्लोबिन को कहाँ भेज दिया जाता है, इस हीमोग्लोबिन को भेजा जाता है लीवर के अंदर। इस हीमोग्लोबिन को कहाँ भेजा जाता है, लीवर में भेजा जाता है। अब लीवर क्या करेगा, हीमोग्लोबिन से, जो हिम का मतलब होता है फेरस आयन, अब फेरस आयन का उपयोग कर लेगा। इस हीमोग्लोबिन से जो अपना लीवर है वो क्या करेगा, इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन से 2 प्रकार के वर्णक बनाता है। 2 प्रकार के वर्णक बनाता है जिनको पित्त वर्णक ही बोलते हैं। 2 प्रकार के क्या करता है यकृत, हीमोग्लोबिन से जब आरबीसी का जीवन काल समाप्त हो जाता है, उस मरी आरबीसी के हीमोग्लोबिन से अपना लीवर जो है 2 प्रकार के पित्त वर्णक बनाता है, जिसमें से एक तो मैंने बता दिया कौन सा है, बिलुवर्डिन, जबकि दूसरा कौन सा है, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन और पहला कौन सा है, बिलुवर्डिन। 2 प्रकार के क्या करता है, पित्त वर्णक बनाता है। अब 2 प्रकार के पित्त वर्णक बना दिए, 2 प्रकार के पित्त वर्णक बना दिए, जबकि बिलुवर्डिन तो क्या कर रहा है, बिलुवर्डिन तो पित्त वर्णक है, और पित्त वर्णक होने के साथ साथ में क्या कर रहा है, पित्ताशय को कैसा रंग दे रहा है, हरा रंग दे रहा है। पित्ताशय को कैसा रंग दे रहा है, हरा रंग दे रहा है। यानी भाई साहब ये तो बात क्लियर होगी कि बिलुवर्डिन जो है, बिलुवर्डिन वर्णक जो है वो क्या करता है, हरा रंग देता है, यानी हरे रंग का पिगमेंट है। हरे रंग का पिगमेंट है तो कैसा रंग देगा, हरा रंग देगा। दे दिया हरा रंग। हरा रंग किसका होता है, हरा रंग तो पित्ताशय रस का होता है। क्लियर होगी बात। उसके बाद मैं बात करूं जो दूसरा वर्णक बनता है, हीमोग्लोबिन के विखंडन से यकृत 2 प्रकार के वर्णक बनाता है। यकृत कितने प्रकार के वर्णक बनाता है, 2 प्रकार के वर्णक बनाता है। अब 2 प्रकार में से बिलुवर्डिन ने तो क्या दे दिया, हरा रंग दे दिया। अब बात करनी है बिलुवर्डिन की। बिलिरुबिन जो है वो क्या करता है, बिलिरुबिन का एक ही काम है, ये रंग देता है पीला। ये रंग कैसा देता है, पीला रंग देता है। अब पीला रंग कैसे देता है, बिलिरुबिन की मात्रा बॉडी के अंदर कब बढ़ती है,
बिलिरुबिन की मात्रा बॉडी के अंदर तब बढ़ती है जब अपनी आरबीसी का विघटन ज़्यादा होने लग जाए, आरबीसी अपनी ज़्यादा मरने लग जाए। ऐसी कंडीशन में क्या बनता है, ज़्यादा बिलिरुबिन बनता है। अब बिलिरुबिन बनता है और बिलिरुबिन वर्णक कैसा है, पीला। बिलिरुबिन की वजह से रंग कैसा आता है, पीला रंग आता है। क्लियर है। अब पीला रंग आता है तो आपने देखा होगा अपने को एक रोग होता है जिसको बोलते हैं पीलिया या जॉन्डिस बोलते हैं, पीलिया या क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। अब पीलिया के अंदर अपने नाखून जो है, पीलिया के अंदर अपने नाखून पीले पड़ जाते हैं, दांत पीले पड़ने लगते हैं थोड़ा हल्का, ठीक है। आंखों का जो कॉर्निया है जो व्हाइट कलर का नजर आ रहा है अभी, उस कॉर्निया, वो कॉर्निया यानी आंखें भी अपनी कैसी हो जाती है, पीली हो जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपने मूत्र के अंदर भी बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा मूत्र के अंदर भी क्या होता है, यूरोक्रोमिन जो है, मूत्र जो है अपना गाढ़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है। मूत्र भी कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है। तो ये कंडीशन कब आती है, जब बिलिरुबिन, ये कंडीशन कब आती है, जब बिलिरुबिन बॉडी के अंदर ज़्यादा बनने लग जाए, यकृत इसका निर्माण ज़्यादा करने लग जाए। और बिलिरुबिन ज़्यादा कब बनता है, बिलिरुबिन ज़्यादा बनता है जब आरबीसी का विघटन ज़्यादा होता है। बिलिरुबिन ज़्यादा कब बनता है, जब आरबीसी अपनी ज़्यादा मरती है। तो ऐसी कंडीशन में लीवर क्या करता है, हीमोग्लोबिन से 2 प्रकार के वर्णक बनाता है। इन दोनों प्रकार के वर्णक जो है, दोनों प्रकार के वर्णक किस में काम आते हैं, बिलिरुबिन तो हरा रंग देता है पितरस को, जबकि बिलिरुबिन बॉडी को इफेक्टिव करता है, लक्षण क्रिएट करता है रोगों के दौरान, और इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ने लग जाए, मूत्र पीला ज़्यादा आने लग जाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको समझ जाना है कि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब बॉडी पूरी तरह से हाइड्रिफिकेशन नहीं है, पूरी तरह से बॉडी के अंदर पानी की मात्रा भी कम हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि अपनी आरबीसी जो है वो नष्ट हो रही है, अपनी आरबीसी जो है वो नष्ट हो रही है। आपने देखा होगा अपने बीमार पड़ जाते हैं, अपने बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर साहब जो दवाइयाँ देता है, वो दवाइयाँ खाने के बाद में, वो दवाइयाँ खाने के बाद में अपना मूत्र जो है वो ज़्यादा पीला आने लग जाता है। ऐसी कंडीशन भी हो जाती है। या आपने मान लो तेज़ धूप में घूम रहे हैं, गर्मी में बाहर कहीं घूमे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है, मूत्र पीला आने लग जाता है। तो सीधा सा समझ जाना है कि बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है जिस वजह से ये कंडीशन होती है। तो ले लो इसका एक बार स्क्रीनशॉट। बात करेंगे नेक्स्ट काम की, ठीक है। पितरस को भी खत्म नहीं हुआ, पितरस के बारे में और बातें जानेंगे, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं आगे। पितरस जो है वो और कौन कौन सी भूमिकाएं निभाता है, ठीक है। पितरस के लिए और कौन कौन से इफेक्टिव बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में पितरस के लिए क्या ध्यान में रखोगे, पितरस, इसको रफ कर रहा हूँ भाई, पितरस के लिए और बातें क्या ध्यान में रखोगे आप। पितरस के लिए और बातें जो ध्यान में रखने लायक है, पहला काम पढ़ रहे हैं पितरस। अभी तक यकृत का पहला काम हुआ है, इंपॉर्टेंट सारे काम करवाऊंगा आज मैं, बस आप कंटिन्यू रहें, ठीक है। पितरस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पितरस पढ़ रहे हैं। पितरस के लिए कलर देख लिया, ठीक है। क्या क्या देखा है, एक तो इसका रंग देखा है, ठीक है। रंग के सिवा इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्या इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं क्या, नहीं। पित्तरस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। पित्तरस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने बहुत सारी बुक्स ऐसी देखी हैं जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि पित्तरस के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन बुक्स का, लेकिन गलती से पता नहीं किस प्रकार से उसके अंदर लिखा गया है, और बहुत लोग पढ़ा भी देते हैं ऐसा कि पित्तरस के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, जबकि पित्तरस के अंदर एंजाइम, मैं लिख रहा हूँ विशेष तौर पे लिख रहा हूँ यहाँ पे, पित्तरस के अंदर एंजाइम का विशेष तौर पे लिख रहा हूँ, नहीं पाया जाता। पित्तरस के एंजाइम नहीं पाए जाते, ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखोगे। 2 बार एक्स का निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। ये डिब्बे में मैंने बंद कर दिया इसको। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखोगे कि पित्तरस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। तो क्या पाए जाते हैं, पित्तरस के अंदर पाए जाते हैं आयन। पित्तरस के अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं, आयंस बोल सकते हो, ठीक है। आयंस होते हैं, और आयंस भी कौन कौन से होते हैं, तो पहला आयंस जो ध्यान में रखोगे वो कौन सा है, बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। दूसरा जो आयन ध्यान में रखना है वो कौन सा है, बाइग्लाइकोलेट आयन, ग्लाइकोलेट आयन। 2 प्रकार के आयन पाए जाते हैं पित्तरस के अंदर। पित्तरस के अंदर किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता। पित्तरस के अंदर क्या पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं। पित्तरस के अंदर क्या पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं। आयंस भी कितने प्रकार के, 2 आयन हैं मेनली, कौन सा, बाइकार्बोनेट आयन और बाइग्लाइकोलेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन और बाइग्लाइकोलेट आयन। दूसरा क्या पाया जाता है इसके अंदर पाए जाते हैं एलिमेंट। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एलिमेंट पाए जाते हैं। एलिमेंट पाए जाते हैं, तो एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट बोले तो तत्व पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं। और तत्व भी कौन कौन से, ध्यान में रखोगे, कॉपर, आयरन और पाया जाता है पोटेशियम। 3 प्रकार के तत्व जो है इसके अंदर मेन है, वो आपको ध्यान में रखना है।
पित्त रस के अंदर क्या इंक्लूड होता है वो मैंने बताया है। पित्त रस के अंदर एक तो बिलुवर्डिन पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से पित्त रस हरा होता है। ठीक है, पित्त रस का रंग कैसा होता है? जिसकी वजह से हरा होता है। पित्त रस के अंदर किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाए जाते। पित्त रस के अंदर आयन पाए जाते हैं। आयन जो पाए जाते हैं मेनली दो होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन और बाइग्लाइकोलेट आयन। उसके बाद में इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स यानी तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट पाए जाते हैं। और एलिमेंट में कॉपर आता है, Cu कॉपर, Fe आयरन और K पे आता है पोटेशियम। कॉपर, आयरन और पोटेशियम, ये 3 न्यूट्रिएंट्स ध्यान में रख लोगे, आपका बेड़ा पार है। कंपटीशन से, एग्जाम से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। क्लियर है? उसके बाद में और बात करते हैं कि यकृत जो है वो दूसरा कौन सा काम करता है। पित्त रस का तो मैंने पूरा समझा दिया बायोडाटा। ठीक है, पित्त रस कैसे बनता है, क्या इसकी प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है। उसके बाद में क्या बात करनी है, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट काम के ऊपर। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई, ऊपर था यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हाँ ले लिया होगा। अगला जो काम आता है यकृत का वो कौन सा काम है? अगला जो काम है यकृत का, ये तो हो गया पित्त रस बनाना, पित्त रस बनाना, पित्त रस बनाना, बनाना, ये काम हो गया। दूसरा काम जो ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में रखना है? डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ये क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अब इसको समझेंगे डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब, टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? टॉक्सिक का मतलब होता है जहर। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? जहर। टॉक्सिक का मतलब क्या है? जहर, या आप बोल सकते हो जहरीले पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसमें जहरीली मात्रा, क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है। मैं बात करूं अपने जितनी भी दवाइयाँ लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं? दवाइयाँ देते हैं। अपने जो दवाइयाँ खाते हैं वो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, रासायनिक प्रकृति की दवाइयाँ हैं। कैसी दवाइयाँ हैं? अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, रासायनिक प्रकृति की दवाइयाँ हैं। उन दवाइयों के अंदर ओवरडोज भी काफ़ी होता है और कई बार अपने खुद गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से अपने ओवरडोज मिल जाती है। कैसे गलतियाँ कर लेते हैं सर? अपने क्या करते हैं, मान लो डॉक्टर साहब ने बोला कि एक टेबलेट जो है, टेबलेट बुखार की है, मान लो फीवर की है, तो ये आपको सुबह लेनी है और एक शाम को लेनी है। आपको मान लो सुबह के टाइम थोड़ा फीवर आया, आपने क्या किया? एक टेबलेट ले ली, एक टेबलेट ले लिया, आपने उसको वेट नहीं किया, आपने 15 मिनट देखा ही नहीं, आपने 5-10 मिनट के अंदर देखा कि बुखार उतरा यानी फीवर उतर गया तो ठीक है, वरना अपने क्या करते हैं? एक और टेबलेट ले लेते हैं। वो टेबलेट 250 mg, 500 mg या ओवरडोज की भी हो सकती है। ठीक है, तो मान लो आपने टाइम के अकॉर्डिंग टेबलेट नहीं लिया, आपने उसका वेट नहीं किया कि बुखार उतर जाएगा या फीवर उतर जाएगा, आपने एक टेबलेट ली, जस्ट 10 मिनट बाद एक और ले ली, फिर नहीं उतरा, फिर गुस्से में एक और ले ली। ऐसी कंडीशन कर बैठता है मानव, और उसका गलत इफेक्ट जो है वो किस पर पड़ता है? लीवर पर पड़ता है। उसका गलत इफेक्ट किस पर पड़ता है? लीवर पर पड़ता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी टेबलेट हो, एक टेबलेट लेने के बाद में वापस वही सेम टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। लगभग 6 से 7 घंटे का या 4 से 5 घंटे का आराम से वेट करना चाहिए आपको। ठीक है, इतना जल्दी काम नहीं करना चाहिए। अगर मान लो फीवर नहीं उतर रहा है तो आप क्या कर सकते हो? ठंडे पानी की पट्टियाँ कर सकते हो। ठीक है, और तरह तरह के नुस्खे आजमा सकते हो। ठीक है, लेकिन टेबलेट इतनी नहीं लेनी। टेबलेट जो है बॉडी के लिए अपने हानिकारक होती है। ठीक है, उसके बाद में डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? टॉक्सिक का मतलब जहर होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जहरीले पदार्थों को, जहरीले पदार्थों को कम हानिकारक या कम जहरीले पदार्थों में बदलना। जहरीले पदार्थों को कम जहरीले पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है? डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। अरे जहरीले पदार्थों को कम जहरीले पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है? डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो क्या है? मान लो अपने भोजन करते हैं, लोग जहर भी पी लेते हैं। ठीक है, किसी भी कारणवश, ठीक है, नाराज हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, किसी भी कारणवश क्या कर लेते हैं लोग? जहर भी पी लेते हैं। अब मान लो किसी ने जहर पी लिया तो अगर उसकी क्वांटिटी थोड़ी है तो अपना लीवर जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अपना लीवर कोशिश करता है रिपेयर करने की, शरीर को एक्टिव रखने की। लेकिन मान लो ये नहीं है कि ये कम जहरीले पदार्थों को कम जहरीले पदार्थों में बदल रहा है तो सर क्यों ना बोतल ही उठा के जहर की घटाघट पी ली जाए। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो ओवरडोज है वो लीवर के लिए, और लीवर के लिए ओवरडोज है तो भाई साहब निपट जाओगे। लीवर इतना आपका ध्यान नहीं रखेगा। इतना ध्यान रखता तो ठीक है। आज तक कितने केसेस आते हैं इस प्रकार के जो क्या करते हैं? जहर पी लेते हैं, ऐसी कंडीशन कर लेते हैं, कोई स्प्रे पी लेता है। ठीक है, कीटनाशी पदार्थों का सेवन कर लेते हैं लोग। तो जहरीले पदार्थों को कम जहरीले पदार्थों में कन्वर्ट जरूर करता है, लेकिन एक सीमित दायरा है इसका भी। ये हर किसी पे काम नहीं करता। थोड़ी मात्रा में अगर मान लो भोजन खा रहे हैं, ऐसी कंडीशन नहीं हो सकता है भोजन में थोड़ा बहुत जहरीला पदार्थ हो या किसी प्रकार का, तो उन चीज़ों को ये क्या करता है? रिकवर करता है, मेंटेन करता है। ठीक है,
ठीक है, एक काम हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, इसको रफ कर देता हूँ मैं। जहरीले पदार्थों को कम जहरीले पदार्थों में बदलता है। दूसरा जो काम ये करता है, तीसरा जो इसका मेन काम आता है वो करता क्या है, इमल्सिफिकेशन। इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन होता है, जिसको क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण कहते हैं। पाश्चुरीकरण कहते हैं या पाइसीकरण, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, पाइसीकरण बोलते हैं। पाइसीकरण या पाइसीकरण करके इसको हिंदी में बोलते हैं ऐसे। पाइसीकरण क्या है? पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है वसा को तोड़ना। क्या होता है? वसा को तोड़ना। आपको पता है अपने 3 प्रकार के फूड मटेरियल खाते हैं। कितने प्रकार के फूड मटेरियल खाते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन सा है? वसा, कार्बोहाइड्रेट या इसी को बोल देते हैं, इसी का बड़ा रूप, छोटा रूप जो है वो क्या है, स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, या क्या ले लेते हैं, प्रोटीन ले लेते हैं, प्रोटीन। मेनली अपने बर्गर, डोसा, कुलचा जो भी कुछ खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, मैंगो खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, मेनली अपनी बॉडी के लिए 3 पदार्थ ही बॉडी के अंदर जाते हैं। इनके विभिन्न तरह तरह के रूप हो सकते हैं, ठीक है। स्टार्च कुलचे के रूप में हो सकती है, ठीक है। प्रोटीन मान लो या कार्बोहाइड्रेट मान लो, चाउमीन के रूप में हो सकती है। यानी फास्ट फूड जो भी आप लोग खाते हो, कचरा, ठीक है, ऐसा नहीं खाना चाहिए। ये कचरा है एक प्रकार का, बॉडी को क्या करता है, इफेक्टिव करता है, अपने डाइजेशन सिस्टम को कमज़ोर करता है। अब अपने डाइजेशन सिस्टम को कमज़ोर करता है, लेकिन इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन वगैरह कुछ मात्रा में होती है, ठीक है, क्योंकि मैदे से बनते हैं सारे मटेरियल, तो अपने बॉडी के लिए हानिकारक है। अब आप लोगों को पता है कि अपने डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर क्यों होता है, और अगर मान लो डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर है तो अपने क्या करते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। उनके पास में जाके बोलते हैं कि हमारे को कब्ज रहने लगी है, पेट बढ़ने लगा है, ऐसी ऐसी कंडीशन उठ रही है। तो डॉक्टर अपने को क्या करता है, आपने देखा होगा, टेबलेट देने के साथ साथ में एक सिरप देता है पीने वाली, एक सिरप यानी पीने वाली दवाई देता है। मान लो ये आपकी पीने वाली दवाई है और उसके ऊपर साफ साफ लीवर बना हुआ होता है, आपने कभी नोट किया हुआ। तो पीने वाली सिरप देता है, दवाई देता है, दवाई देता है, और उसके ऊपर क्या लिखा होता है, सीधा लीवर या यकृत का फोटो मंडा होता है, और फोटो लिखा छपा होता है, और वो देता है अपने को पीने के लिए। क्यों छपा होता है? आपने कभी सोचा नहीं कि सर हमने दवाई तो लेनी है पेट की, दे दी इसने लीवर की, ये डॉक्टर साहब बुलाए हुए क्यों है, ऐसे बड़कलाए हुए क्यों है, ठीक है। आपने के दिमाग में जरूर डाउट आया होगा, अगर आप साइंस फील्ड से नहीं हो या हो भी तो भी आपके दिमाग में आया होगा, क्योंकि समझने की कोशिश नहीं की आज तक। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सिरप की जो देते हैं डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए, उस पर लीवर का क्यों मना होता है, क्योंकि वो लीवर की ही दवाई होती है। वो दवाई किसकी होती है? लीवर की ही होती है। जो अपने डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर होता है वो किसकी वजह से होता है? लीवर की वजह से ही होता है। जिस व्यक्ति का लीवर मजबूत होता है वो कुछ भी पचा सकता है, यानी उसका डाइजेशन सिस्टम इतना मजबूत और इतना स्ट्रॉन्ग होता है वो कुछ भी पचा सकता है। अगर वो व्यक्ति लकड़ी भी खाएगा ना, लकड़ी भी खाएगा, उसमें से भी रस जो निकलता है लकड़ी का वो भी उसके शरीर को लगेगा, उसके अंग लगेगा, ठीक है। कचरा खाने की, ज़्यादा कुछ खाने की जरूरत नहीं है। अगर वो लकड़ी भी खाता है या कुछ भी खाता है, जरूरी नहीं है कि रोज़ के वो मेवे खाए तो बॉडी बनती है, ठीक है, अंडा मांस खाए तो बॉडी बनती है। ये सब भ्रांतियां हैं मन के बहम है, ठीक है। ऐसी कंडीशन कुछ नहीं होती। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम मजबूत है तो दूध पीने से भी बहुत बॉडी बनती है। दूध भी पीते हो आप तो बॉडी एनर्जी जो है वो ज़्यादा मिलती है। लेकिन आज के टाइम की कंडीशन क्या है, लोगों को दूध भी नहीं पचता। अगर लोगों ने दूध, आज के टाइम में लोग दूध भी पी लेते हैं तो भी उनको डायरिया यानी दस्त लग जाते हैं। ऐसी कंडीशन क्यों होगी? क्योंकि अपना डाइजेशन सिस्टम जो है बाहर के खान पीन से खराब हो चुका है। दूध भी नहीं पचता आज के लोगों को। अब पहले के जो लोग होते थे, ठीक है, पुराने जमाने के, आपने दादा परदादाओं से बातें सुनी होगी। ऐसी कंडीशन में क्या होता था, वो बोलते थे कि हम टाइम का 2.5 लीटर दूध पी लेते थे। आज के टाइम के लोगों को पाइया दूध दे दो, आधा गिलास दूध दे दो पीने को, पहली बात तो वो दूध पिएंगे नहीं, उनको पीना ही नहीं आता, ठीक है। वो इनकार करेंगे कि हमारे को नहीं पीना, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा अपने आप नहीं लग रहा भाई, बॉडी के अंदर डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो रखा है, दूध अच्छा कैसे लगेगा? अगर मान लो गलती से उन्होंने पी भी लिया तो वो क्या हो जाएगा, उनका पेट खराब हो जाएगा, उनको दस्त लग जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन क्यों आ रही है? क्योंकि अपना लीवर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा, बेचारा लीवर बुंदलाया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन के क्या अंदर क्या होता है कि डॉक्टर साहब अपने को किसकी दवाई देते हैं? लीवर की दवाई देते हैं। और लीवर मजबूत है, उसका डाइजेशन सिस्टम भी क्या रहेगा? मजबूत रहेगा। तो इमल्सिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। इमल्सिफिकेशन क्या है? वसा को तोड़ना। अपने को पता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी की फ्रिक्वेंसी जो रहती है वो किससे रहती है? वसा से रहती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस किससे होती है? वसा से होती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी अपने को मिलती है वसा से। अगर मान लो वसा अपने खा रहे हैं,
अब सर बार बार वसा वसा कर रहे हो, वसा होती क्या है ये भी बता दो। वसा बोलते हैं तेल, घी, जितना भी चिकने पदार्थ जो हैं, घी हो गया, तेल हो गया, यानी फैटी पदार्थ जितने भी हैं वो सारे किस में आते हैं, वसा में आते हैं। अब वसा से अपने को एनर्जी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि अपने देखा होगा घरों में अपने घी है, घी खाते हैं। अगर मान लो वो खाया है, वसा आप लोगों ने खाई है, घी तेल खाया है, उससे एनर्जी अगर प्रोड्यूस करवानी है तो क्या करना पड़ेगा, उसका इमल्सिफिकेशन होता है, जो कौन करता है, यकृत करता है। यकृत कैसे करता है, यकृत क्या करता है, पित्त रस बनाता है, और पित्त रस से ही, पित्त रस के अंदर बिलिरुबिन है, वही क्या करते हैं, इसको थोड़ा बहुत तोड़ने में सहायता करते हैं। तो वसा के बड़े बड़े जो अणु होते हैं, वसा के अणु जो होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं, उनको किस में तोड़ा जाता है, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। वसा के बड़े बड़े अणुओं को किस में तोड़ा जाता है, छोटे छोटे अणुओं में जो तोड़ा जाता है, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, या इसको क्या बोलते हैं, पाइसीकरण बोलते हैं। इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण क्या है, वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना, ताकि छोटे अणु होंगे तो एनर्जी बनाने में अपने को सहायता मिलेगी, तो एनर्जी अच्छे से प्रोड्यूस होगी, तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। ठीक है, ये काम हो गया पित्त रस का निर्माण करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, इमल्सिफिकेशन करना। इसका ले लो स्क्रीनशॉट एक बार, उसके बाद में बात करते हैं यकृत के और कौन से काम बचे हैं। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रफ करना पड़े तो मैं कर दूं। और अगला जो यकृत के काम जो बच गए हैं वो देख लेते हैं कि क्या काम बचे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यकृत का, जो ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, ज़्यादा शराब पीती हैं, उन पर अल्कोहल से क्या, यकृत पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अल्कोहल से यकृत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और बॉडी को मेंटेन करने का और सारा सिस्टम को मेंटेन करने का काम है किसका है, यकृत का है। अगर बात करें जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, किसका सेवन करते हैं, अल्कोहल का, अल्कोहल का सेवन करते हैं। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, ये जो है शराब है सामान्य पीने वाली। अब एल्कोहल का जो सेवन करते हैं उनके अंदर हेपेटिक साइट जो सेल है किसकी, यकृत की, यानी हेपेटोसाइट या हेपेटिक सेल जो है यकृत की, वो क्या होती है, वो सड़ने लग जाती है, उनके अंदर फैटी प्रकृति आ जाती है। फैटी प्रकृति मतलब उसके अंदर फैट जो है वो जाके जमा होने लग जाएगा, तो उसके अंदर प्रकृति जो आएगी वो कैसी आएगी, फैटी प्रकृति आएगी। तो वो कैसा होने लग जाएगा, यकृत जो है वो क्या होने लग जाएगा, यकृत सड़ने लग जाएगा। यकृत क्या होने लग जाएगा, सड़न पैदा होने लग जाएगी, सड़ने लग जाएगा, और क्या हो जाएगा, यकृत धीरे धीरे खराब हो जाएगा। इसको लिवर सिरोसिस या लिवर सिरोसिस ही बोल देते हैं, इस प्रकार से रोग हो जाता है उनमें। ठीक है, उसके बाद में यकृत की बातें होगी, सभी इसके काम देख लिए। ठीक है, इसके बाद में यकृत के अंदर कौन सी सेल होती है वो बात कर ली, लेकिन एक सेल और बची है यकृत के अंदर। एक सेल जो और आती है वो कौन सी आती है, इसको बोलते हैं कुफर कोशिका। इसको क्या बोलते हैं, कुफर कोशिका। एक यकृत की विशेष प्रकार की सेल है जिसको क्या बोला जाता है, कुफर कोशिका बोलते हैं या कुफर सेल बोलते हैं। क्लियर। अब कुफर सेल जो है वो किसका टाइप है, कुफर सेल जो आती है, पहली बात तो अपने को ये पता होना चाहिए कि किस में आती है। कंपटीशन एग्जाम के अंदर सीधा सा क्वेश्चन उठाता है कि कुफर सेल किस ऑर्गन से संबंध रखती है, किस ऑर्गन से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, लीवर बोले तो यकृत से संबंधित है। ये किसका है, एक प्रकार है, ये मैक्रोफेज कोशिका का प्रकार है। मैक्रोफेज या इसको बोलते हैं मोनोसाइट। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका होती है ये रक्त के अंदर, और रक्त के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, रक्त के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका मोनोसाइट है। और मोनोसाइट को मैक्रोफेज बोलते हैं, और मैक्रोफेज ही कहाँ पे पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है, और यकृत में मैक्रोफेज को क्या बोलते हैं, कुफर कोशिका बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको ब्लड पढ़ाया होगा तब बताया होगा कि ब्लड के अंदर पाई जाने वाली मोनोसाइट कोशिका भक्षाणु प्रकृति रखती है। कैसी प्रकृति रखती है ये, भक्षाणु का मतलब हो गया जितने भी रोगाणु आ रहे हैं उनको मारने, तोड़ने और खाने पीटने का काम किसका है, मोनोसाइट कोशिका का है। और मैंने बताया है कि मोनोसाइट कोशिका क्या करती है, डायापिडेसिस करती है। डायापिडेसिस का मतलब होता है ब्लड में से मोनोसाइट कोशिका निकल कर कहाँ जा सकती है, ऑर्गन के अंदर जा सकती है, अन्य अंगों के अंदर जा सकती है। जैसे बात की थी ब्रेन के अंदर अगर चली जाए मोनोसाइट कोशिका, अगर रक्त से निकलकर मान लो ब्रेन के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया, तो ब्रेन के अंदर ब्लड जरूर जा रहा है, लेकिन ब्लड से ब्रेन थोड़ा ना चलता है। ब्रेन तो किससे चलता है, CSF से चलता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से चलता है, ब्रेन ब्लड से थोड़ा ना चलता है। तो मान लो ब्रेन के अंदर कोई रोगाणु आ गया और वहाँ पे मोनोसाइट कोशिका क्या करेगी, मोनोसाइट कोशिका को जाना पड़ेगा। अरे मोनोसाइट कोशिका क्या करेगी, ब्रेन के अंदर जाएगी, तो वहाँ पे ब्रेन के अंदर उसका नाम क्या होता है, माइक्रोग्लियस सेल। उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोग्लियस सेल बोलेंगे। इसी प्रकार से फेफड़ों में चली जाए तो उसको डस्ट कोशिका बोलेंगे। इस प्रकार से मैक्रोफेज कोशिका जिन जिन अंगों में जाती है, जिन जिन अंगों में रोगाणुओं को निपटाने के लिए, मारने के लिए जाती है, उन उन अंगों में
मैक्रोफेज कोशिकाओं के नाम जो है वो अलग अलग हैं, चेंज हैं। तो बात करते हैं अभी अपने यकृत की। ये मैं ब्लड में पढ़ा चुका हूँ। यकृत के अंदर कुफर कोशिकाएं जो पाई जाती है वो किसका प्रकार है? कुफर कोशिका मैक्रोफेज का प्रकार है। और क्या करती है? रोगाणुओं को मारने का काम करती है। क्या करती है? भक्षाणु प्रकृति की होती है, रोगाणुओं को मारने का काम करती है। तो ये अपना यकृत हो गया। यकृत से संबंधित जितने भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन उठते हैं वो इससे आपके सोल्व हो जाएंगे। अच्छे से इसको पढ़ लेना। और भी कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में उठ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आंसर ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाने वाला कंपटीशन एग्जाम से। यकृत से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देख लो एक यकृत को और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आज की क्लास इतनी रहेगी। यकृत आपका कंप्लीट है। थैंक यू भी सबको।